अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ पीएमएलएन के कायद ने एक जहराना तकरीर की, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि नून लीग और इदारों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, तलखी बढ़ती जा रही है। लेकिन कल ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लाहौर में जो शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है पीएमएलएन के, उनकी सदारत में इजलास हुआ, उसमें सहाफ़ी भी मौजूद थे और जब पॉलिटिकल इशूज़ पर बात हुई तो ऐसा लगा कि माहौल को थोड़ा सा नरम करने की कोशिश की गई है। क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब ने ये तो कहा कि मैं तायद करता हूं नवाज शरीफ की तकरीर की, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सियासत मुख्तलिफ है, मैं कंसल्टेशन की सियासत करता हूं, कन्फ्रंट्रेशन की नहीं करता। महाजराई होगी, मुजाहमत होगी तो इससे पार्टी को नुकसान होगा और हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब नून लीग जो है वो मज़ाहमत की सियासत नहीं करना चाहती और शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कि मेरी सियासत माजी में भी ऐसी रही है। तो अब से देखना यह है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एक एलामिया आया था, उस पर नून लीग कैसे आगे बढ़ेगी, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कल की मीटिंग से ये तासुर पैदा हो रहा है कि नून लीग अब उस तलखी को कम करना चाहती है जो कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पैदा हुई थी। और उस तकरीर के बाद हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि इदारों के दरमियान और नून लीग के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। तो कल क्या हिकमत अमली के तौर पे ये किया गया था कि एक मैसेज दिया जाए कि हम मुफाहमती सियासत कर रहे हैं, किसी किस्म की महाजराई नहीं चाहते? देखिए, जो कल की मीटिंग थी उसका बुनियादी मकसद तो शहबाज शरीफ साहब की वो प्रेजेंटेशन था जो मुल्क के सीनियर सहाफ़ियों के साथ उन्होंने की, कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की और कायदीन की किरदार कुशी की जा रही है और बिलखसूस उनको नैब कोशिश कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून को गैर फाल करने के लिए गिरफ्तार किया जाए, और इसी तरह पंजाब के अंदर जो वो बल्दियाती इदारों में धांधली करना चाहते हैं हुकूमत की तरफ से, उसमें भी मुस्लिम लीग नून को गैर फाल किया जाए। तो उन्होंने एक बड़ी तफसीली प्रेजेंटेशन दी कि किस तरह उनके दौर में 1000 अरब रुपए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनकी प्रोक्योरमेंट में हुकूमत पंजाब ने बचाए, और वो बचत जो थी वो ऐसी थी कि जो कवायद और जवाबित के तहत कोई लाजमी नहीं थी, यानी कि जो लोएस्ट बिड्स थी उनके अंदर मजीद कटौती करवाई गई। अगर वो ऐसा ना करते तब भी कानूनी तौर पर हक बजानिब होते, लेकिन उस मौके पर फिर सहाफ़ियों ने जो मुख्तलिफ सवालात किए उनका भी उन्होंने जवाब दिया। लिहाजा बुनियादी मकसद उस प्रेजेंटेशन का शहबाज शरीफ साहब का उनकी हुकूमत के दौर में जो 1000 अरब बचत की गई उसके बारे में आगाह करना था। जी जी बिल्कुल, मैं वही उसी तरफ आ रहा था। जो इसका सियासी पहलू था जिसमें सहाफ़ियों ने वहाँ पर सवाल किए, उसमें एक मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज भी नजर आई। कल माहौल डिफरेंट था और जो लफ्ज़ों का चुनाव था वो भी नवाज शरीफ साहब की तकरीर से बड़ा मुख्तलिफ था। कल कंसल्टेशन की बात की शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं मुफाहमत की सियासत करता हूँ, मैं मिडिल ग्राउंड ढूंढता हूँ। तो क्या इसी स्ट्रेटजी के तहत अब आप अपने हदफ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बज़ाहिर आप लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हदफ तो एक ही है कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार माजी में भी मुख्तलिफ रहा है। तो क्या अब मुफाहमत, कॉम्प्रोमाइज और मिडिल ग्राउंड के जरिए आप अपने हदफ तक पहुंचेंगे? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ना कोई नजरियाती इख्तलाफ है, ना कोई पॉलिटिकल स्प्लिट है। असल बात यह है कि हम सबको एक कौमी बहरान का सामना है, और मैंने उस मजलिस में अपने तौर पे ये सवाल भी उठाया था कि जब मैं पहली दफ़ा एमएनए बना, 35 साल उम्र थी, मेरे जेट ब्लैक बाल थे, और आज मैं 62 साल का हूँ, 5 दफ़ा मुंतखब हो चुका हूँ, बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मेरी नस्ल के सब लोग ये पूछते हैं, जब हमारे जवान बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि आपने 30-30 साल लगाए हैं, बताइए क्या जमहूरियत मजबूत हुई है, क्या रूल ऑफ लॉ मजबूत हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम आगे बढ़े हैं, क्या हम आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात इस मुल्क के अंदर कभी देख सकेंगे? हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। सवाल आज ये है कि क्या हम इस मुल्क को भारत से पीछे, बांग्लादेश से पीछे, नेपाल से पीछे, भूटान से पीछे, अब खाना जंगी वाला मुल्क अफगानिस्तान की करेंसी भी हम पे मजबूत हो गई। आई थिंक टाइम हैज कम फॉर अ रीसेट एंड एवरीवन हैज टू लुक विद इन देयर ओन सेल्व्स कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। और देखिए, पिछले 72 साल में मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बालादस्त तबका और बालादस्त इदारा या बालादस्त फैसला साजी पे उन्हीं का किरदार रहा है। तो अगर आज पाकिस्तान इस हाल में है तो हम सबको जवाबदेह होना है, तारीख को भी
और अपनी नस्लों को भी। और यही वो मुझे बात यकीन है है इस बात का जो एहसन इकबाल साहब कि आपकी जमात में और ऑपोजिशन में इस बात पर तो इख्तलाफ नहीं होगा कि जमहूरियत को मजबूत करना है, लेकिन देखें आपकी जमात में जो जमहूरियत को मजबूत करने का रास्ता है वो अलग अलग है ना। जैसे मैंने आपको दोबारा मिसाल दे देता हूं, कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं कंसल्टेशन के जरिए, मिडिल ग्राउंड के जरिए रास्ता तलाश करने की कोशिश करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा कि हमारा हदफ ये, तो तरीकेकार डिफरेंट है ना। और उसी दिन मरियम ने भी, आपको याद है ट्वीट किया होगा, मरियम नवाज साहबा ने, उन्होंने कहा था कि हमें अपने इख्तियारात को छीनना पड़ेगा। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कैसे मजबूत करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करके, कंसल्टेशन के जरिए, या फिर इख्तियारात छीन कर? नहीं, देखिए ना, इस वक्त तो कोई भी शायद ये तजवीज़ नहीं कर रहा, ना नवाज शरीफ साहब ने मेरी समझ के मुताबिक ये कहा है कि हम कोई बख्तरबंद गाड़ियां लेकर मैदान जंग में कूद पड़े। हमें सियासी स्ट्रगल करनी है, हमें एक जमहूरी जद्दोजहद करनी है। सही। और इस बात पे सबको मनवाना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की आइन की पासदारी पर ईमान लाएं, पाकिस्तान की आइन के तहत जो तमाम इदारों के हदूद और क़यूद हैं उनको रिकग्नाइज करें और एक हारमोनियस रिलेशनशिप के अंदर इस मुल्क की मईशत को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम इसी तरह इस मुल्क को रखेंगे आइन से दूर, और यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम होगा कि जिसके अंदर अवाम की राय को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो फिर हम इन्हीं झगड़ों में पड़े रहेंगे। लेकिन एहसन इकबाल साहब, कल भी ये इतलात थी और ये इस मीटिंग के बाद के हर पार्टी में डव्स और हॉक्स तो होते ही हैं, लेकिन जब इस किस्म की मीटिंग होती है, जब मामले को ठंडा करना होता है, तो बहुत सारे एडवाइजरी काउंसिल के लोग होते हैं जिनको दावत नहीं दी जाती या वो वहां पे नहीं होते, और जो दूसरे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि कंसल्टेशन के जरिए मामला को हल हो, वो आगे आ जाते हैं। देखें, पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर तो आप जंगो जदल तो नहीं करते, आप सियासी जद्दोजहद करते हैं। और मुकालमा और जो डायलॉग है ये भी एक पॉलिटिकल रास्ता है जिसमें सियासी जमातें भी बातचीत करती हैं और स्टेक होल्डर्स भी बातचीत करते हैं। लेकिन जो बुनियादी अंडरलाइंग फैक्ट है वो ये है कि अब हमें पाकिस्तान को उस रास्ते से अलहदा करना है जिससे 72 साल से ये चल रहा है। यहाँ पे आइन की बालादस्ती यकीनी बनानी है, यहाँ पर अदलिया की आज़ादी यकीनी बनानी है, और जमहूरी अमल की ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना है कि उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। जी, लेकिन एहसन इकबाल साहब, देखना ये भी है ना कि एक कंफ्यूज तासुर तो मिलता है, आप माने या ना माने, लेकिन ये दो पॉलिसी PMLN के अंदर मौजूद है, इस वजह से आपकी पार्टी को नुकसान भी हुआ है। मैं मिसाल दे देता हूं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने एयरपोर्ट जाना था वो वहां पहुंच नहीं सके। इसके बाद जब धरना था मौलाना फजल रहमान साहब का, आपकी पार्टी की तरफ से मिक्स सिग्नलिंग गई, आप उस धरने का हिस्सा थे या नहीं थे पता नहीं, वो भी कहा जा रहा था इसी वजह से कि पार्टी में दो पॉलिसीज हैं। अब आप एक बड़ी तहरीक चलाने का दावा कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी अगर कंफ्यूज रहेगी तो जो माजी में आप लोगों को नाकामियां हुई है तहरीक में, वो आगे भी होगी फिर। नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक ओन करती है, और जो APC के फैसले हुए हैं, हम तमाम दीगर अपोजिशन पार्टी से मिलकर एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। और हम इस निज़ाम को जो 2018 में कौम पर इम्पोज किया गया था, मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चुराया गया था, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का मैंडेट भी चुराया गया था, जहां पर हमारी अक्सरियत होने के बावजूद एक अक़लियती हुकूमत दी गई जिसने पंजाब के अंदर पिछले 2 सालों में तबाही और बर्बादी बर्पा कर दी है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और इसके लिए हम अपने हकूक़ के लिए जो कुर्बानी है वो भी अदा करेंगे। लेकिन अब इस मुल्क को एक आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात और एक ऐसी जमहूरियत जो कायद आज़म का विजन है, जो आइन इन अवाम से वादा करता है, उसके हसूल को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एक पेज पर है, लेकिन हमने देखा था ना कि माजी में भी जब अहम मामला थे तो उसमें आपकी पार्टी में से ही लोग खड़े होकर ये कहते थे कि बाहर की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको तो हम संभाल लेंगे, जो अंदर की इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ लोगों की तरफ इशारा करके उन लोगों ने ये बात की थी, उसका वो सबसे बड़ा मसला है। तो ये इख्तलाफात तो है ना अंदर। नहीं, देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो तरीक़ेकार है, और यही जमहूरियत है, उसमें हर किसी का हक होता है वो अपनी राय रखे। लेकिन जब पार्टी फैसला करती है तो उसको तमाम लोग ओन करते हैं और उस फैसले के ऊपर फिर वो पैरा भी देते हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के अंदर फैसले से पहले तो बहस हो सकती है, लेकिन जब फैसला हो जाता है फिर उस फैसले में यकसुई होती है, सब लोग कारबंद होते हैं और उसको सब ओन करते हैं।
ठीक है एहसन इकबाल साहब, क्योंकि आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं तो ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं तलाल चौधरी साहब के हवाले से, और आपकी पार्टी में एक खातून एमएनए है उनके हवाले से। मैं उनका नाम हमने कल भी नहीं लिया था, आज भी नहीं लेंगे प्रोग्राम में, लेकिन मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि हरासा करने का मामला है जिसकी वजह से तशद्दुद भी किया गया तलाल चौधरी साहब पर। अब आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जरा बताइएगा कि इस वक्त क्या किसी किस्म की इंक्वायरी हो रही है, बातचीत हो रही है? क्योंकि जब मीडिया पे इस तरह की खबरें आती है तो यकीनन जो पार्टी की जग हसाई होती है उससे नुकसान होता है पार्टी को, तो क्या इस वक्त स्टेटस है? देखिए, इसके जब ये इतलात आई हैं तो पार्टी के पंजाब के सदर ने एक 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की है और उन्हें कहा है कि वो फौरी तौर पे हकायक बताएं। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लेडी एमएनए है उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात पे शदीद एहतजाज किया है कि जिस तरीके से उन्हें इस वाक़े में मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि हमें ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम का मलहूज़ ज़रूर रखना चाहिए और किसी किस्म की ऐसी बेजा स्पेकुलेशन से भी इज्तनाब करना चाहिए। सही, इस पर हुकूमती जो मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जब बात की, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर से ही प्रेशराइज़ किया गया है खातून को, और वो बार बार नाम भी ले रहे हैं ओपनली कि मरियम नवाज साहिबा प्रेशराइज़ कर रही हैं खातून को ताकि तलाल चौधरी साहब को किसी किस्म की सपोर्ट हासिल हो जाए। ये कहना है हुकूमती रहनुमाओं का। मैं समझता हूँ कि हुकूमती रहनुमा तो जिस दर्जे की सियासत करते हैं आपके सामने है। देखिए, हुकूमती रहनुमा जिस दर्जे की सियासत करते हैं, जिस लेवल के ऊपर सियासत करते हैं, वो आप जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो तमाम अखलाकी जो बंधन है तोड़ रहे हैं। वो किसी एक लेडी एमएनए की किरदार कुशी अगर अपने सियासी मकसद के लिए करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। हमने तो उनके लीडर के बारे में जहाँ बहुत ज़्यादा संगीन नौयत की बातें, कभी उन्हें सियासत का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि हम इस तरह की ज़ातियात की सियासत पे यकीन नहीं रखते। सही, लेकिन आप ये अश्योर कर रहे हैं कि बगैर किसी दबाव के एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आपकी पार्टी के अंदर जरूर होगी, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे इवन सियासत में ये बड़ा एक हसास मामला है कि खवातीन को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, ऐसा कोई वाक़या ना हो कि उनको हरासा किया जाए और बाद में दबाव की वजह से वो खामोश हो जाए। जी, इसके अंदर बहुत मोअज़्ज़ज़ लेडी हमारी रहनुमा भी शामिल की गई हैं, इसीलिए की गई हैं चूँकि इट इन्वॉल्व्ड अ लेडी फिगर। तो इसमें मुझे यकीन है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ख़वातीन शामिल हैं, वो कोई ऐसी चीज़ को अपने खातिर में नहीं लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। 5 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में मौजूद थे, जहां उन्होंने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। मकसद ये था कि इस पैकेज से कराची के जो 6 बड़े मसाइल हैं उनको 1 से 3 साल के अंदर हल किया जाएगा। इस मीटिंग में और इस अनाउंसमेंट के दौरान सीएम मुराद अली शाह साहब अभी इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे और बज़ाहिर ये खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई थी, लेकिन इसके बाद एक बहस छिड़ी कि सिंध हुकूमत कितनी रकम देगी। इन 1100 अरब रुपए से उनका दावा था कि 800 अरब रुपए हम देंगे। फिर वफाकी हुकूमत ने दावा किया, असद उमर ने दावा किया कि 62% शेयर हम देंगे। लेकिन ये बहस तो हो रही थी, लेकिन एक बात पर ज़रूर इत्तफाक था वफाकी हुकूमत के दरमियान, सिंध हुकूमत के दरमियान और दीगर इदारों के दरमियान के अब कराची के लिए सिर्फ पैकेज का ऐलान नहीं करना है, ये पैसा खर्च भी हो कराची पर और कराची के अवाम को रिलीफ देना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस पैकेज की और इन फंड्स की इम्प्लीमेंटेशन जो हो वो दुरुस्त तरीके से हो। इसके लिए मुख्तलिफ कमिटीज़ भी बनी। एक प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसमें असद उमर साहब भी हैं और उसमें हुकूमत की तरफ से अली जैदी साहब, अमीनुल हक साहब हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, और सूबाई हुकूमत की तरफ से चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं, सईद गनी साहब हैं और नासिर अली शाह साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं। एक और कमेटी भी बनाई गई थी, PCIC यानी कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसका खास मकसद यही था इस कमेटी बनाने का कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो इस कमेटी के ज़ेरे निगरानी होगी। और इस कमेटी की कल पहली मीटिंग होने जा रही है। क्या एजेंडा है और पेशरफ्त अब तक किस लिहाज से हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल पहली मीटिंग है PCIC की, एजेंडा पर क्या है? और जो हमने देखा था कि खुशगवार माहौल में मीटिंग भी हुई है, एलोकेशन भी की गई, बताया गया कि 1100 अरब रुपए का पैकेज होगा, क्या चीज़ें उसी कोऑर्डिनेशन से स्मूथली आगे बढ़ रही हैं वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, हम तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में खुशगवार तरीके से तमाम मामलात हल हों और जो कराची के मसाइल हैं उसका सस्टेनेबल हल भी तलाश किया जाए और डेवलपमेंट उसी तरीके से की जाए। तो सिंध गवर्नमेंट का आज भी ये नीयत है, आज भी ये मकसद है और इंशाल्लाह इसी नीयत के साथ कल वज़ीर आला सिंध ने PCIC की मीटिंग को समन किया है। कल सुबह इंशाल्लाह वज़ीर आला हाउस में वो मीटिंग मुनक्किद होगी
और उसके बाद वो तमाम पैरामीटर्स उसके TORs हैं उनको तय कर किया जा चुका है, जिसके बाद वो तमाम डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा, उसको ओवरसी भी किया जाएगा। सही, एक बहुत बड़ा यकीनन चैलेंज है सबके लिए, 6 बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़ा शहर है। आप लोग कह चुके हैं कि एक सूबे के जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी नहीं है, वफाक भी मदद करे इसमें। तो कल की जो मीटिंग है, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? एजेंडा पर क्या क्या है कि पहले कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर हल करना है और 1 साल के अंदर हल करके पब्लिक को रिलीफ देना है? देखिए शहजाद, आपने खुद ये अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो मसाइल हैं उसको हल करने का जो सोल्यूशन तैयार किया गया है वो मल्टीपल फेजेस में है। कुछ तो ऐसे काम है जिसको आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ 2 से 3 साल लगेंगे, कुछ तकरीबन 5 साल पर मुहित प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके बाद तमाम चीज़ें पाए तकमील तक पहुंचेंगी। कुछ चीज़ों पर तो अमल दरामद ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। कल भी आपने देखा वज़ीर आला सिंध ने सैंडस्पिट की रोड का इफ्तिताह किया, मौरीपुर की रोड के हवाले से, हॉक्सबे की रोड के हवाले से अहकामात जारी किए जा चुके हैं। उसकी इस वक्त डिज़ाइन स्टडी के ऊपर काम हो रहा है। होपफुली अक्टूबर के पहले हफ्ते में मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर सिंध गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगी काम, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। इसी तरह इब्राहिम हैदरी में और मलीर में एक अर्बन स्पेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट था जो कि हम वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ कर रहे थे, उसकी पब्लिक के लिए उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो वो जो 1100 अरब रुपए का सिंध गवर्नमेंट का कंपोनेंट है उसके अंदर, जो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 750 अरब रुपए बनते हैं, उन तमाम चीज़ों पर किसी ना किसी तरीके से काम का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और वो गाहे बगाहे हम आपको अपडेट भी उसके हवाले से देते रहेंगे। मुर्तज़ा साहब, अली जैदी साहब ने भी आज ट्वीट किया हुआ था, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा भी है। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट से इस बात पर एग्रीमेंट हुआ था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करेंगे, उसको डिवॉल्व कर देंगे, यानी कि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन जाएगा। इस हवाले से मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा ये जो 6 रुकनी कमेटी बनी थी उसमें ये फैसला हुआ था। तो क्या मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहे हैं, उनको डिवॉल्व भी कर रहे हैं आप लोग? देखिए शहजाद साहब, मैंने अली जैदी साहब के जो सुबह के ट्वीट्स हैं वो दोनों देखे। एक ट्वीट आपने पढ़ के सुना दिया, दूसरा ट्वीट में उन्होंने और इंटरेस्टिंग बात की थी कि मैं जी मिनट्स चेक करूंगा PCIC की मीटिंग के हवाले से, और वो डिमांड कर रहे थे उन मिनट्स की। अभी तक मीटिंग हुई नहीं है तो मिनट्स आ कैसे सकते हैं? तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमेशा कॉन्टेक्स्ट को समझ कर बात करनी चाहिए। देखिए, हम इस बात पर कमिटेड हैं कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, बट हम उसको चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ इख्तियारात देना चाहते हैं। इस हवाले से ये इख्तियार कोई ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी नहीं करेगी, ये इख्तियारात सिंध असेंबली के हैं, ये इख्तियारात सिंध हुकूमत के हैं। तो सिंध हुकूमत उसकी काबीना फैसला करेगी क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ नहीं करने की ज़रूरत। इस हवाले से लेकिन उन्होंने अपने पहले ट्वीट में ये लिखा था कि इस पर एग्रीमेंट हो चुका है सिंध हुकूमत के साथ। मैं इस बात की नफी कर रहा हूं कि कोई कमेटी नहीं होती इन चीज़ों का फैसला करने वाली। ये जो अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इससे मैं इख्तलाफ करूंगा। अलबत्ता बातचीत इसके ऊपर बिल्कुल होती है। बातचीत तो इन चीज़ों के ऊपर भी होती है कि पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए। पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो जो ख्वाहिशात हैं, जो बातचीत हैं, उसको आप अग्रीमेंट के तौर पे, अंडरस्टैंडिंग के तौर पर पेश नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको गुजारिश की, ये इस्तेहकाक आइन के मुताबिक सिंध असेंबली का है, सिंध की काबीना का है। सिंध की काबीना ये फैसला करेगी। उसने कैबिनेट कमेटी तश्कील दे दी है जो कि तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख रही है। उसके जो भी रिफॉर्म्स आएंगे वो आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद। कराची वालों की नज़रें इस पैकेज पर है कि किस तरीके से ये पैसा खर्च होता है, इम्प्लीमेंट होता है, ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी आए। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पिछले कुछ अरसे से नैब के कानून पर तनकीद होती आई है। नैब कवानीन में तब्दीली सियासी जमातों का मुतालबा रहा है। ये बात अहम है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही नैब कवानीन में तब्दीली पर मुत्तफिक हैं और नैब कानून में चेयरमैन नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात पर सियासी जमातें ही नहीं बल्कि आला अदालतें भी सवाल उठाती रही हैं। अदालतें सवाल उठाती आई हैं कि तफ्तीश मुकम्मल होने और रेफरेंस दर्ज होने के बाद मुल्जिम को हिरासत में रखने का क्या जवाज है। रेफरेंस दायर होने का मतलब यह है कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तमाम मुतालिका दस्तावेजात और सबूत अदालत को फराहम कर दिए गए हैं और नैब तफ्तीशी टीम की रिपोर्ट भी साथ लगा दी गई है। जिस तरह क्रिमिनल केस में चालान जमा होने पर तस्वुर किया जाता है कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, इसी तरह नैब केसेस में रेफरेंस दर्ज होने का यही मतलब होता है कि नैब अपना काम कर चुका है और अब ट्रायल का सिलसिला शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के पिछले कुछ फैसलों और रिमार्क्स में
ये बुनियादी कानूनी और आईनी मसला सामने आया है कि क्या नैब मुल्जिमान को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करता है कि इसके पास गिरफ्तारी के इख्तियारात हैं, या मुल्जिम को इसलिए गिरफ्तार करता है कि उसको गिरफ्तार करना जरूरी होता है। जुर्म साबित होने से पहले मुल्जिमान को लंबे अरसे तक हिरासत में रखने के बाद नैब की अपनी कारकर्दगी पे भी सवाल उठते हैं कि क्या नैब मुल्जिमान को जुर्म साबित होने से पहले इसलिए तवील अरसे तक अपनी तहवील में रखता है कि नैब इनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं कर पाता। रवां हफ्ते एक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब से रेफरेंस और फर्द जुर्म आयद करने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से मुतल्लिक सवालात किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करप्शन केस के मुल्जिम नदीम कादिर खुकर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, रेफरेंस दायर हो चुका है, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, मुल्जिम ट्रायल का सामना कर रहा है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों चाहिए? क्या गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए चाहिए कि नैब के पास गिरफ्तारी के इख्तियारात हैं? समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब से फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद गिरफ्तारी के नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत की और मुल्जिम को अबूरी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी तरह 2018 में जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच ने भी नैब की गिरफ्तारी पर सवालात उठाए थे और रिमार्क्स दिए थे कि नैब ने अभी तक गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई यकसा पॉलिसी क्यों नहीं बनाई है। साद रफी के पैरागॉन सिटी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गिरफ्तारी पर सख्त फैसला जारी किया था। साद रफी के इस केस में 15 माह तक कैद में रहे। साद रफी की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि किसी शख्स पर जुर्म साबित किए बगैर गिरफ्तार करना संगीन मामला है। ताकत के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने के नुकसानदेह नताइज हैं, जिसकी वजह से इन इख्तियारात को बहुत ख्याल से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया था कि जब तक ट्रायल के बाद मुल्जिम को सजा नहीं हो जाती वो बेगुनाह ही समझा जाएगा। गिरफ्तारी के इख्तियारात को एक ऐसे टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे मुल्जिम को हरासा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि किसी शख्स को गिरफ्तार करना और उससे आज़ादी छीनने को सजा के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता, खासतौर पर उस वक्त जब मुल्जिम की हाजिरी को यकीनी बनाने के मुतबादिल रास्ते मौजूद हों। सुप्रीम कोर्ट के अलावा 29 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट का साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक की गैर कानूनी तैनाती से मुतल्लिक रेफरेंस में शाहिद खकान अब्बासी की जमानत पर तफसीली फैसले में कहना था कि शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ पहले ही इस्लामाबाद रेफरेंस दायर है, जिसमें वो 7 माह जेल में रह चुके हैं। अदालत का कहना था कि देखने में आता है कि शाहिद खकान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। इसी तरह मार्च 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौजी लाइसेंस में मुबैना करप्शन केस के फैसले में नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात पर अहम सवालात उठाए थे। अदालत का अपने फैसले में कहना था कि नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुल्क की मईशत और गवर्नेंस पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। तफ्तीशी अफसर मुल्जिम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुनासिब पाबंदी आयद कर सकता है, लेकिन गिरफ्तारी के स्वाबदीदी इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मजीद कहना था कि मुल्जिमान को मुजरमान की तरह पेश करने से इस शख्स की इज्जत मजरू होती है और ये आइन के आर्टिकल 14 की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नैब को तंबीह की कि नैब को अपने ऑर्डिनेंस में गिरफ्तारी के इख्तियारात को मुनसिफाना और असूलों के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही एक केस की समाअत शहबाज शरीफ के खिलाफ कल लाहौर हाई कोर्ट में होनी है। इस केस में भी रेफरेंस दायर हो चुका है। शहबाज शरीफ के वकील ने पिछली समाअत में जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और रेफरेंस भी दायर हो चुका है। इस केस में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात के खिलाफ अदालतों के सख्त फैसले आते रहे हैं। अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस हो या किसी और मुल्जिम के खिलाफ, नैब अगर समझता है कि उसका केस मजबूत है तो इनकी कोशिश होनी चाहिए कि इस केस का जल्द और मेरिट पर फैसला हो, बजाय इसके कि वो मुल्जिमान को सजा से पहले हिरासत में रखें। आला अदालतों के मुतअद्दिद रिमार्क्स और फैसलों के बावजूद नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात में कोई तब्दीली नहीं आई है। आला अदालतों के कई फैसले आ चुके हैं, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस क्यों कायम नहीं हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नैब की गिरफ्तारी पर तो पहले भी सवाल उठते रहे कि कभी इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका जवाब नैब की तरफ से यह आता है कि कहीं मुल्जिम एविडेंस टेम्पर ना कर दे या वो फरार ना हो जाए, इसलिए उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। लेकिन जो नैब ये इंसिस्ट करता है कि रेफरेंस के बाद भी मुल्जिम को कस्टडी में रहना चाहिए, उसको गिरफ्तार रहना चाहिए, इसका क्या जवाब हो सकता है आबिद साकी साहब? क्योंकि रेफरेंस के बाद तो केस मुकम्मल हो जाता है नैब की तरफ से।
थैंक यू वेरी मच शहजाद इकबाल साहब। इसका जवाब ये है कि ये बुनियादी तौर पे तो हमारा मौक़िफ़ पहले से भी ये रहा है और पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे बड़ी एक कंसिस्टेंट व्यू की हामिल रही है कि एक है कानून बराए इंसाफ और एक है कानून बराए इंतकाम। हम ये समझते रहे हैं फ्रॉम द डे वन कि ये जो नैब लॉ है ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसको हम ब्लैक लॉ कहते रहे हैं। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं लाइफ और लिबर्टी के, शहरी आज़ादियों के, इवन एक्यूज़ की जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये सारा आइन के मुतसादम कानून बनाया गया था और इसको एक इसीलिए ओप्रेसिव लॉ कहा जाता है, जिसमें चेयरमैन को अनब्राइडल्ड पावर दी गई कि वो किसी को गिरफ्तार कर ले, प्री ट्रायल पनिशमेंट हो, वो लोग महीनों पड़े रहें। इस पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी कई जजमेंट्स मौजूद हैं कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ सिर्फ मुकदमा दर्ज करना काफ़ी नहीं है उसको गिरफ़्तार करने के लिए, बल्कि उसके ख़िलाफ़ सफिशेंट मटीरियल और सफिशेंट एविडेंस और काबिल इदखाल शहादत जो है वो मुयस्सर आनी चाहिए, वो रिकॉर्ड पे मौजूद होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर वो जस्टिफाई करे उस केस के अंदर उसकी कनेक्टिविटी को मुलज़म की को, जिसके बाद उसको गिरफ़्तार किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं और ये कंसिस्टेंट व्यू है आला अदालतों का। लेकिन जरा इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि रेफरेंस बनने मतलब है कि रेफरेंस बन चुका है तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, जो सबूत हैं वो जमा करवाए जा चुके हैं, उसके बाद कोई उसमें रद्दोबदल नहीं हो सकता। रेफरेंस नहीं, रेफरेंस होता ही वो है कि जिसमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करके और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है या एजेंसी जो है वो उसको सबमिट करती है रेलेवेंट कोर्ट में, ताकि कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल शुरू कर सके। रेफरेंस का मतलब ये है कि तमाम शहादत जो है वो मुहैया हो चुकी है, वो कलेक्ट हो चुकी है, वो सफ़ाई मिसल पे आ चुकी है और फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस फाइल करने के बाद तो फिर एक्यूज़ की ज़रूरत नहीं रहती तफ्तीश के लिए। ये बात में इंपॉर्टेंट है जिसको नोट करने की ज़रूरत है कि जब रेफरेंस फाइल हो जाता है तो इसका मतलब है कि तमाम शहादत जो है वो कलेक्ट होके सफ़ाई मिसल पर अदालत में जा चुकी है और अब आइंदा मुलजिम से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई डिस्क्लोजर, ऐसी कोई एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री अब कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेफरेंस फाइल हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि रेफरेंस फाइल कर देने के बावजूद प्रोसिक्यूशन जो है या नैब अथॉरिटीज़ जो हैं वो इंसिस्ट करती हैं कि नहीं, इस मुल्क को हमने गिरफ्तार, इस मुलज़म को हमने गिरफ्तार ही रखना है और इसको यानी राइट टू बेल जो है वो नहीं मिलना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रेरी है, कानून के भी मुतजाद है और कानून के ऊपर आने वाली आला अदलिया की जो नज़ायर हैं ये तसव्वुर उनके भी खिलाफ है। अच्छा हाँ, यही मैं सवाल करना चाह रहा था कि अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें उन्होंने मुलजिम को जो है जमानत दी इसी बेसिस पर के रेफरेंस तो दायर हो चुका है और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की ऐसी कई जजमेंट्स मौजूद हैं। तो ये तमाम तर जजमेंट्स होने के बावजूद क्या वजह है आबिद साकी साहब कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कायम नहीं हो रही है? कानून को तब्दील करना तो एक बात है लेकिन ये नजीर तो हमारे सामने मौजूद है अदालतों के फैसलों की। देखिए मेरी राय में जो ख्वाजा साद रफ़ीक वाले केस में जनाब मकबूल बाकर साहब की जो जजमेंट आई है वो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और वो कई 100 सफ़ात पर मुश्तमिल वो जजमेंट है। आप उसको देखें और पढ़ें तो उन्होंने जिस तरह नए अकाउंटेबिलिटी लॉज को फ्रॉम द डे वन 1954 से ऑनवर्ड जिस तरह ये पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स के ख़िलाफ़ और पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क की तारीख़ में ये एहतसाबी कवानीन को रूब अमल लाया जाता रहा है, उसकी जो सारी तारीख दास्तान है वो जज साहब ने अपने उस जजमेंट में लिखी है। और इसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात में जो इजाफ़ा किया है वो ये है कि आइन के तहत जो हक़ आज़ादी है उसको आप सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और विदाउट एनी एविडेंस आप उन लोगों को उससे महरूम नहीं कर सकते। आर्टिकल 9 ये कहता है कि किसी शख्स की लाइफ और लिबर्टी जो है वो उसका फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट उसकी आज़ादी भी है। जब आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आपने लोगों को यानी एंटेंगल करना है क्रिमिनल केसेस में और फिर उसके बावजूद कि उन्होंने सारी एविडेंस कलेक्ट कर ली है, रेफरेंस फाइल हो चुका है, फिर भी आप उनको कोशिश करते हैं या प्रोसिक्यूशन कोशिश करती है कि मुलज़म जो है उसको हमने गिरफ़्तार करना है, इसकी कस्टडी की हमें ज़रूरत है। जब वो मुल्क का शहरी है, मुल्क में रह रहा है तो मुल्क से भागने का तो कोई तसव्वुर नहीं और एविडेंस सारी आप पहले ही कलेक्ट कर चुके हैं, उस एविडेंस को टेम्पर करने का एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज कैसे कोई इम्कान बाकी रह जाता है। तो ये सारी बातें अफसाना तराजी है
और ये एक ब्लैटेंट मिस यूज़ ऑफ नैब लॉ है, और वो भी मुखालफिन के ख़िलाफ़ है जो उनके साथ बैठे हुए, साथ खड़े हुए, वो पिक एंड चूज़ हो रही है। और इसीलिए हमारा ये मौका बड़ा क्लियर रहा है कि अकाउंटेबिलिटी लॉज जो हैं इनको अक्रॉस द बोर्ड और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड विद इक्वल कंसिडरेशन इनको तमाम जो लोग हैं और तमाम शहरी हैं, तमाम इदारे हैं या तमाम मुल्ज़िमान हैं, उनके खिलाफ अक्रॉस दी बोर्ड इसको एनफोर्स किया जाए। मोहम्मद साकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।